हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि एज इट इज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे आप लोग और सेफ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आई होप सो कि इससे पहले के 2 लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। एक लेक्चर में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन। उसके सेकंड लेक्चर में मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को डराइव किया था, जो कि था हमारा रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा कंडीशंस, जो मैंने आपको बताया होगा कि हमारा किस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट पे स्लोप मिनिमम होता है, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर के केस में। आई होप सो कि आपने सारा कुछ देख लिया होगा। आज का ये वीडियो हमारा है, जो पहला केस हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सबसे बेसिक केस है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसको बहुत डिटेल में यहाँ पे हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या इंपॉर्टेंट केस है जिसको आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो आप मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 है हमारा किस चीज का, यहां पे आप लिखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, दो टाइप ऑफ बीम का केस हम लोग को पढ़ना है, सिंपली सपोर्टेड बीम एज वेल एज कैंटिलीवर बीम। तो केस 1 हम लोग जो देख रहे हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देख रहे हैं। केस 2 हमारा जो होगा वो हमारा होगा कैंटिलीवर बीम के ऊपर। तो आपके सिलेबस में दोनों टाइप ऑफ बीम के बारे में पढ़ना है। अगर आपको ओवरहैंगिंग बीम भी पढ़ना होगा तो प्लीज आप मुझे बता देंगे, मैं ओवरहैंगिंग बीम का भी केस आपको करा दूंगा। तो सबसे पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम का केस करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम का केस पढ़ने का सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग को एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे देगा और उसके ऊपर कुछ लोड अप्लाई करेगा। जो टाइप ऑफ लोडिंग की यहां पे हम बात करेंगे वो 3 लोडिंग का केस हम लोग यहां पे देखेंगे। पॉइंट लोड विथ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। पहला जो हमारा केस होगा वो ये होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, और जो मेरा मैक्सिमम स्लोप निकल के आएगा जो कहां पे निकलता है सपोर्ट के केस में, सिंपली सपोर्टेड में, तो वो कितना निकल के आएगा वो फाइंड करके बताइए। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कंसंट्रेटेड के बाद इसेंट्रिक लोडिंग का कंडीशन, और इसेंट्रिक लोडिंग के बाद हम लोग फिर देखेंगे किसका कंडीशन, हम देखेंगे यूडीएल का कंडीशन। तो ये 3 केसेस हम लोग को बेसिकली पढ़ना है और इन तीनों केसेस के ऊपर हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आज जो हम लोग केस 1 जो देख रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके अंदर जो सबसे पहला केस देखेंगे। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 केसेस हम लोग को देखना है। पॉइंट लोड विथ पॉइंट कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड का, इसेंट्रिक पॉइंट लोड का एंड यूडीएल का केस। ये 3 केसेस हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड का। कंसंट्रेटेड या कह सकते हैं पॉइंट लोड का केस। पहले हम लोग पॉइंट लोड का केस देख रहे हैं, और पॉइंट लोड हमारा कहां पे एक्ट करेगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ द बीम। कौन सा बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो पहले हम पॉइंट लोड का केस देखेंगे, फिर हम यूडीएल का केस देखेंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो 2 ही केस हमको पढ़ना है, पॉइंट लोड का और यूडीएल का। यूवीएल का केस आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर आपको पढ़ना होगा, अगर आपके सिलेबस में होगा, तो आप वीडियो को जहां से भी व्यू कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से आप वीडियो को व्यू कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में यूवीएल का केस भी पढ़ना है तो प्लीज आप मुझे बता देंगे, मैं यूवीएल का केस भी इसमें करा दूंगा। मतलब टाइप्स ऑफ लोडिंग में 3 लोडिंग होता है, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल, राइट। तो अगर आप एक बार सिलेबस को देख लेंगे, अगर आप में यूवीएल का केस होगा तो मुझे बताएंगे, मैं उसको भी केस में करा दूंगा, मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, राइट। तो पहले हम देख रहे हैं पॉइंट लोड का केस, और पॉइंट लोड में जो मैं पहला केस देख रहा हूं उसमें मैं देख रहा हूं कि अगर हमारा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और लोड हमारा उसके बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, तो पहले तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो है इस टाइप से ड्रॉ किया, ठीक है। इस बीम का लेंथ मान लेते हैं कुछ L है, इस सपोर्ट का नाम A है, इस सपोर्ट का नाम B है। अब इसके बाद इसके ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है W अमाउंट का, जो कहां पे लग रहा है, बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला सेंटर पे लग रहा है। ये यहां से यहां लग रहा है L/2 डिस्टेंस पे, यहां से यहां लग रहा है L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये जो पॉइंट लोड लग रहा है ये सी पॉइंट पे लग रहा है, और ये सी पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे है। एक चीज मैं यहां पे आपको मैं क्लियर कर दूं पहले ही, कि जो नोट्स आएगा आपके पास, नोट्स में ये सब चीजें टाइप नहीं की हुई रहेंगी।
क्योंकि ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को हम लोग नोट्स में टाइप नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाएंगी, जो मैं यहाँ पे चीजों को लिखूंगा, इसी को मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये टाइप किया हुआ नहीं आपको मिलेगा, ये आपको यहाँ पे जो जो चीजें लिखी जाएंगी इस बोर्ड के ऊपर आपके सामने, इन सारे का मैं पीडीएफ फॉर्मेट करके इसको मैं पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगा, मैं आपके नोट्स के साथ अटैच कर दूंगा। तो आप कोई चीज, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ साथ इसको उतारते भी जाएंगे, ठीक है। और जब मैं पीडीएफ दे दूंगा, अगर कुछ वैल्यू ऊपर नीचे छूट गई होगी तो आप पीडीएफ को देख के समझ जाएंगे। तो टाइपिंग फॉर्म में ये नोट्स आपको, ये डेरिवेशन है बाबू, डेरिवेशन को टाइप हम लोग नहीं करेंगे, डेरिवेशन आपके सामने होगा, इसको आप यहीं से उतारेंगे और यहां से लिखेंगे। हाँ, जो मैंने रिलेशन बताया वो रहेगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो बेसिक था वो सब, वो सारा कुछ रहेगा, जो कंडीशन मैंने बताया वो भी रहेगा, लेकिन डेरिवेशन का पार्ट जो है वो आपको यहीं से उतार के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं सारा कुछ, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ये हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया, पॉइंट लोड विद सेंटर ऑफ द बीम का ये केस है हमारे पास। अब इसका हमको फाइंड करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मतलब कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम के अगर सेंटर पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात, ये बीम बेंड हो रहा होगा। जब ये बीम बेंड हो रहा होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा होगा एज वेल एज स्लोप आ रहा होगा। तो आपसे यहां पे पूछ रहा है, केस मतलब इस पढ़ने का पर्पस ये है कि आखिर जो डिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो वो कितना आ रहा है डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट लोड, जो पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा है, तो ये बीम बेंड हुआ होगा। जब ये बीम बेंड हुआ होगा तो जो डिफ्लेक्शन आया वो उसकी वैल्यू क्या आई, इस लोड W के वजह से स्पैन L पे जब ये एक्ट कर रहा है, सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो जो मेरा डिफ्लेक्शन डेल्टा आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये फाइंड करके आपको बताना है। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा कर वो कैसे निकलेगा। साथ ही साथ जो मेरा स्लोप आएगा, स्लोप हमारा मैक्सिमम कहां पे आएगा, सपोर्ट पे आता है, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में स्लोप मैक्सिमम कहां पे होता है, सपोर्ट पे। तो स्लोप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, उस स्लोप की क्या वैल्यू आ रही है जब ये लोड W सेंटर पे लग रहा है, तो ये हमको फाइंड करके बताइए। क्लियर है ये चीज। तो उसी चीज का हम लोग यहां पे सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अब वो कैसे निकलेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वो अभी आपको समझ में चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। अब हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप यहां पे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप कॉपी में नोटेड डाउन करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरी एक एक बातों को ध्यान से आप सुनेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कभी भी जब हमको न्यूमेरिकल बनाना होता है, लेट मी चेंज द कलर, और मैं डिफरेंट कलर थोड़ा सा ले लेता हूं, ये ठीक है। कभी भी हमको जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोलेगा, किसके केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, तो सबसे पहला हम लोग जो स्टेप करते हैं यहां पे लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 हम लिखते हैं टू फाइंड रिएक्शन। टू फाइंड रिएक्शन, रिएक्शन कहने का क्या मतलब होता है, जब बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट होगा, वर्टिकल सपोर्ट होगा। जब वर्टिकल सपोर्ट होगा तो उसमें रिएक्शन इंड्यूस्ड होगा, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है ये चीज को। अब जब आप ये सपोर्टेड बीम को देख रहे हैं तो यहां पे एक वर्टिकल सपोर्ट है और यहां पे एक वर्टिकल सपोर्ट है, तो यहां पे एक रिएक्शन आएगा RA और यहां पे भी एक रिएक्शन आएगा जिसको हम कहते हैं RB। तो हमको सबसे पहले टू फाइंड रिएक्शन के अंदर हमको इस RA एंड RB की वैल्यू को फाइंड करके निकालना है। ये हर क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड में आपको ये काम करना पड़ेगा, रिएक्शन फाइंड करने का, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे फाइंड होगा, तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं, वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा निगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स कौन कौन सा है, तो RA है, प्लस RB है, माइनस W है, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हमारा निकल के आ गया, RA प्लस RB इज इक्वल्स टू W। ये मैंने पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाया। नाउ इसके बाद जो मेरा दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, और मोमेंट कहां पे मैं 0 ले लेता हूं, B पॉइंट पे। तो मोमेंट B पे जब मैं 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, RA इंटू L, क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, W इंटू L/2 इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो मेरा RA बराबर क्या निकल जाएगा, W/2, और इसको जब इसमें पुट करेंगे तो मेरा RB क्या निकल जाएगा, W/2। तो यहां से मेरा निकल गया RA और यहां से निकल गया मेरा RB।
आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा है रिएक्शन निकालने के लिए, उससे पहले मैकेनिक्स में भी पढ़ा है आपने रिएक्शन निकालने के लिए, और यहाँ मैंने रिएक्शन निकाल के भी आपको दिखा दिया। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया एज इट इज। जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूं, रिएक्शन अगर आपका सही निकला है दैट मीन्स आपका, इस केस में कह सकते हैं 70% काम आपका खत्म हो गया। 70%, जैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में मैं हर बार कहता था कि रिएक्शन सही निकालिएगा तो 80% काम आपका खत्म हो जाएगा, इसमें कहेंगे मैं 70% काम आपका सही हो गया अगर रिएक्शन आपने सही निकाला है तो। पहला स्टेप आपको एज इट इज यही करना है कि आपको रिएक्शन फाइंड करके निकालना है। अब आते हैं दूसरे स्टेप के तरफ। दूसरा स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप में हम लोग को करना बेसिकली क्या है, दूसरा स्टेप में हम लोग यहां पे करेंगे कंसीडर a section XX, consider a section XX on given span। ये मेरा है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है कि कंसीडर अ सेक्शन XX ऑन अ गिवन स्पैन। गिवन स्पैन कहने का मतलब क्या है, इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में आप देखिए कितना स्पैन आपको दिख रहा है। हम अपना सॉल्यूशन ए से शुरू कर रहे हैं, इंड कहां करेंगे बी से। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ए, एंडिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बी। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि सॉल्यूशन आप शुरू कहां से कीजिएगा, इंड कहां से कीजिएगा। जैसे हम लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में करते थे, हम अपना सॉल्यूशन ए से शुरू कर रहेंगे, इंड कहां करना चाह रहे हैं बी पॉइंट पे। तो जब आप ए से बी तक जाएंगे तो कितना स्पैन आपको दिखेगा, पहला स्पैन एसी दिखेगा और दूसरा स्पैन कौन सा दिखेगा आपको सीबी। दो स्पैन आपको दिख रहा है एसी और सीबी। तो यहां पे जो आपने स्टेप लिखा है कि कंसीडर अ सेक्शन XX ऑन गिवन स्पैन, तो करना क्या है कि जो आपका फर्स्ट स्पैन होगा, याद रखिएगा जो भी आपका पहला स्पैन होगा वहां पे आप एक सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, ये आपका यही कहने का मतलब था यहां पे कंसीडर अ सेक्शन XX ऑन गिवन स्पैन। ठीक है, तो पहला स्पैन हमारे पास कौन सा है, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन ए से शुरू हुआ है तो पहला स्पैन मेरे पास एसी है, दूसरा मेरे पास सीबी है। तो जो भी पहला स्पैन होगा वहां पे आप एक सेक्शन कट कर लेंगे। तो पहला स्पैन हमारे पास ए बी है, तो नाउ लेट अस कट वन सेक्शन ऑन ए बी स्पैन। ये ए बी स्पैन पे मैं एक सेक्शन कट कर रहा हूं इस टाइप से, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ठीक है, ये हमने एक सेक्शन कट कर लिया ए बी स्पैन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बाबू मेरे। अब जब आपने सेक्शन कट कर लिया है तो लेट अस अज्यूम कि सेक्शन कुछ डिस्टेंस पे कटा होगा, कुछ तो डिस्टेंस पे कटा होगा सपोर्ट ए से। तो ये कितने डिस्टेंस पे कटा है, ये लेट अस अज्यूम कि ये जो मेरा स्पैन कटा है, ये जो मैंने सेक्शन कट किया है वो कितने डिस्टेंस पे कट किया है, कुछ स्मॉल x डिस्टेंस पे कट किया है सपोर्ट ए से। याद रखना है कि जो पहला स्पैन होगा वहां पे हम सेक्शन कट करेंगे पॉइंट लोड के केस में। अगर आपका सॉल्यूशन बी से शुरू हुआ होता, ए पे एंड होता, तो पहला स्पैन सीबी था तो आप सीबी में कट करते और बी से आप डिस्टेंस मान लेते कुछ एक्स डिस्टेंस पे। मैंने ए से माना क्योंकि मेरा सेक्शन मैंने सॉल्यूशन अपना ए से शुरू किया है। तो ये जो सेक्शन एक्स एक्स कट किया है इसका नाम मैं एक्स एक्स कर रहा हूं। ये कितने दूरी पे कटा है ए से, कुछ एक्स डिस्टेंस पे। मैं समझता हूं कि यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद आइए स्टेप नंबर 3 के तरफ। नाउ टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक मोमेंट एट सेक्शन XX। अब आपको क्या बोल रहा है, नाउ टेक मोमेंट एट सेक्शन XX, मतलब कि जो सेक्शन आपने कट किया है उस सेक्शन के ऊपर अब आप मोमेंट जो है वो कंसीडर कीजिए, मोमेंट लीजिए। मोमेंट लेने का क्या मतलब है, जब आपने सेक्शन कट किया और ये सेक्शन माना कितने दूरी से कटा है, ए से कुछ x डिस्टेंस पे, तो ये वाला पूरा पार्ट नहीं दिखेगा, खत्म हो। सेक्शन कट करने का मतलब क्या, ये वाला पूरा पार्ट हट गया क्योंकि मैंने डिस्टेंस x का यहां से दिखाया है। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, नया फिगर, ये फिगर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ही। ये आपको RA और यहां से सेक्शन कितने दूरी पे कटा है, x दूरी पे, यही दिखेगा आपको फिगर में। और तो कुछ सब हट गया, सेक्शन कट गया तो हट गया, अलग हो गया। अब आपको बोल रहा है क्या यहां पे, अब आपको बोल रहा है नाउ टेक मोमेंट एट सेक्शन XX। मोमेंट एट सेक्शन XX क्या होगा बताइए तो मोमेंट एट XX क्या होगा बोलिए, RA इंटू एक्स होगा, RA इंटू एक्स। देखिए RA इंटू एक्स, और तो कोई लोड है नहीं, RA इंटू एक्स। नाउ
आर ए की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, W/2 आपने निकाल रखा है। देखिए आर ए की वैल्यू में W/2 पुट कर देता हूं इनटू एक्स, तो मोमेंट एट एक्स एक्स हमारा निकल गया। मोमेंट एट एक्स एक्स हमारा क्या निकल गया, देखिए W/2 इंटू एक्स, ये हमारा बेसिकली क्या निकल गया, मोमेंट एट एक्स एक्स। यहां तक क्लियर है, मैं समझता हूं सब लोगों को। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। ठीक, अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 बोलता है अप्लाई, यहीं से इंपॉर्टेंट है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या है, व्हाट इज दिस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ड्राइव करके आपको दिखाया था, जो क्या रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप सो कि आपको याद होगा। तो उसमें मैंने जो आपको रिलेशन ड्राइव किया था, वो रिलेशन क्या था, याद होगा आपको, ई आई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। ये हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन था। इसको हम ब्रैकेट में डाल के इक्वेशन ए लिख देते हैं। ठीक है, नाउ अब इस इक्वेशन में जो वैल्यूज हमको पता है, वो वैल्यूज को यहां पे हम नोटेड डाउन करते हैं। यहां पे जो m होगा, यहां पे हम इसको लिखेंगे mxx। m के जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे हम, mxx। जो मैंने मोमेंट एट सेक्शन xx लिया है, वो यहां पे लिखा जाएगा mxx। अब इन सारी वैल्यू को लिखते हैं जो हमको पता है। देखिए, तो ई आई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mxx, और mxx की वैल्यू क्या दी हुई है, W/2 इंटू एक्स, W/2 इंटू एक्स। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब जो भी कैलकुलेशन होगा इसी इक्वेशन 1 से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यही हमारा फाइनल इक्वेशन बना, मतलब जिसको अब हम आगे यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 4 था अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मैंने अप्लाई करके इक्वेशन 1 जो है वो ड्राइव कर लिया। इसके बाद अब जो हमारा स्टेप नंबर 5 होगा, अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम मेथड क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मेथड से हम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। याद रखना, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कहने का मतलब है इंटीग्रेट के बाद यहां पे आप लिख सकते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन के बोथ साइड को अब हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ई आई ये होगा, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। ई आई को जब मैं बाहर ले लूंगा, इस टाइप से हमारा लिखाएगा। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू W/2। एक्स को करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे C1। राइट, नाउ इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख देता हूं, तो अल्टीमेटली मेरा क्या आया, देखिए ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू W x स्क्वायर बाई 4
प्लस C1। ये हमारा आया, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन के आ गया। अभी इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में बना, dy बाई dx के फॉर्म में बना, और आपको मालूम है कि dy बाई dx क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो हम चाहें तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्लोप। ये किसका इक्वेशन बन गया, हमारा dy बाई dx का इक्वेशन बना। दैट मीन्स कि ये हमारा किसका इक्वेशन बना, ये हमारा बना इक्वेशन ऑफ स्लोप। अभी ये फाइनल इक्वेशन फॉर स्लोप नहीं बना है। क्यों नहीं बना फाइनल इक्वेशन, ये बस इक्वेशन ऑफ स्लोप बना है। मतलब कि अगर हमको स्लोप चाहिए होगा किसी भी पॉइंट पे इस बीम पे, तो हम इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके हम अपना स्लोप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे C1 है। अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो C1 के टर्म में आएगा, क्योंकि मेरा C1 वहां पे है। तो जब तक हम C1 को हटा नहीं देंगे तब तक हम यहां पे फाइनल इक्वेशन नहीं लिखेंगे स्लोप का, सिर्फ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्लोप। इसलिए अभी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, जो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब ये था मेरा स्टेप नंबर 5, जिसमें मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड इसको। अब इसको हम स्टेप नंबर 6 में अगेन इंटीग्रेट करो, फिर से इंटीग्रेट करो, अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 जो मेरा इक्वेशन बना, इक्वेशन 1 के बाद जो नया इक्वेशन बना इक्वेशन 2, अब इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करो बोथ साइड को। देखो करके इंटीग्रेट, तो ये क्या आ जाएगा, EI कांस्टेंट है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू W/4 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर प्लस C1। अब बाई डिफॉल्ट dx रहेगा वहां पे सबके साथ। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकलेगा, EI dy बाई dx को करोगे तो y। अब W/4 तो कॉमन है, उसको बाहर रखो। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो x³ प्लस C1x प्लस C2। बाय डिफॉल्ट dx है यहां पे, C1x प्लस एक और कांस्टेंट आएगा, जब फिर से इंटीग्रेट किए हैं तो वो क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो अब हमारा क्या बन के आया, ये इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, EI इंटू वाई, तो W(x³ अपॉन 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस C1x प्लस C2। राइट, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं। ये क्या बना, ये y के टर्म में इक्वेशन बना, EIy, और y बराबर आप जानते हैं क्या होता है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, y से। तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो EIy इज इक्वल्स टू हमारा क्या, तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या निकला, इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एज इट इज। इसको हम फाइनल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे फाइनल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन, रीजन ये है क्योंकि यहां पे C1 और C2 मेरा अननोन है। जब तक C1 और C2 हमको नहीं पता चल जाता है तब तक हमारा इक्वेशन जो है वो नहीं लिखाएगा। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब जो मेरा स्टेप नंबर ये 5 था ना, आई गेस स्टेप नंबर 6 था। अब स्टेप नंबर 7 मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद हमारा फाइनल इक्वेशन जो है वो लिखाएगा। ठीक है, अब आइए स्टेप नंबर 7 की तरफ। अब स्टेप नंबर 7 में हम लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। क्योंकि जब तक C1 और C2 हमको नहीं पता चल जाए कांस्टेंट टर्म, तब तक हम फाइनल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं अपना। तो C1 और C2 हम फाइंड करके निकालते हैं। चलिए, तो C1 और C2 फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहां पे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन क्या है बाबू मेरे, बाउंड्री कंडीशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, कंडीशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वही है मेरा बाउंड्री कंडीशन।
कि कहां पे स्लोप मैक्सिमम, कहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, कहां पे स्लोप जीरो, कहां पे डिफ्लेक्शन जीरो, जो मैंने सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर का केस आपको समझाया था विद एग्जांपल, वही है हमारा यहां पे बाउंड्री कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं डिफ्लेक्शन के लिए। सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं किसके लिए? डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। और डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए जो मेरा सबसे सिंपल बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है? सपोर्ट पे हम जानते हैं कि एट सपोर्ट हमारा डिफ्लेक्शन जिसको हम y से इंडिकेट करते हैं वो क्या होता है? जीरो होता है। अब ये कैसे जीरो होता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है कि डिफ्लेक्शन सपोर्ट पे मेरा अल्टीमेटली क्या होता है? जीरो। तो अगर हम इस कंडीशन में, इस फिगर में, अब ये फिगर का हेल्प लेंगे, इस फिगर में अगर इस सेक्शन, यही सेक्शन जो मैंने लिया वो एक्स डिस्टेंस पे लिया है, अगर इस सेक्शन को मैं उठा के ले आता हूं सपोर्ट ए पे, अगर इस सेक्शन को मैं यहां से उठा के ले आता हूं सेक्शन ए के तरफ, तो ये सब सेक्शन कहां उठ के आ जाएगा? ए पे। तो ए पे हमारा, तो एक्स की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? जीरो। ये सेक्शन को अगर मैं उठा के ए पे ले आऊं तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमको पता है इन शॉर्ट कि एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब मैंने सेक्शन को उठा के सपोर्ट पे ले आया तो x की वैल्यू मेरी जीरो हो गई, क्योंकि मैंने x की डिस्टेंस कहां से दिखाई थी? a से दिखाई थी। और सपोर्ट पे मेरा डिफ्लेक्शन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू जीरो होता है। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में अब जहां जहां x है वहां वहां जीरो पुट करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां पे हम जीरो पुट करते हैं। पुट कीजिए। अब हम यहां लिखेंगे एट x बराबर जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको नहीं दिखाया था ना, इक्वेशन 2 मैंने उसको बनाया था, तो इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसमें पुट करो, जहां जहां x है वहां वहां जीरो, जहां जहां y है वहां वहां जीरो। पहले यहां से शुरू करते हैं हम। ई आई y के जगह पे जीरो इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स क्यूब, x के जगह पे जीरो, प्लस c1 x के जगह पे जीरो, प्लस c2 होगा। इसको सॉल्व करो, c2 क्या निकल के आ गया बाबू मेरे? c2 बाबू मेरे निकल के आ गया क्या? जीरो। आप देख लो इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिंपली पुट किया है क्या? x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो, मेरा c2 मेरा जीरो निकल गया। तो अब करना क्या है कि जहां जहां पे भी c2 है वहां वहां पे c2 की वैल्यू पुट कर देना है। तो c2 की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो वैल्यू क्या निकलेगा? जीरो। अभी जब मेरा c2 निकल गया तो अब c1 भी निकाल लेते हैं। अब c1 को निकालने के लिए सेकंड, अब हम अप्लाई करते हैं स्लोप का कंडीशन। स्लोप कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं, स्लोप के कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। स्लोप के कंडीशन में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप सपोर्ट से सेंटर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरा स्लोप क्या होता जाता है? जीरो होता जाता है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, इस फिगर में लोड बिल्कुल कहां पे लग रहा है? सेंटर पे, और तो कहीं लोड लग नहीं रहा है, एक ही लोड है जो सेंटर पे लग रहा है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? सेंटर पे ही आएगा। बीम जो सबसे ज्यादा बेंड करेगा वो कहां बेंड करेगा? सेंटर पे ही बेंड करेगा। मतलब इस लोड की वजह से बीम हमारा सबसे ज्यादा कहां बेंड करेगा? यही पॉइंट पे बेंड करेगा मैक्सिमम। तो जहां पे बीम सबसे ज्यादा बेंड हुआ होगा वहीं पे हमारा स्लोप क्या हुआ होगा? बिल्कुल जीरो हुआ होगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं कोई सेक्शन कट करूंगा ऐसे जहां पे मैक्सिमम बेंड हुआ है बीम, क्या वहां पे कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। पैरेलल हो गया लाइन, कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो मालूम ये चला, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि फिगर थोड़ा सा हौच-पौच गंदा नहीं हो। तो मालूम क्या चला स्लोप के कंडीशन के लिए कि अगर मैं लिखता हूं एट x इज इक्वल्स टू l बाई टू, एक्स बराबर l बाई टू, मतलब अब अगर मैं सेक्शन को उठा के सेंटर पे लेके चला जाता हूं जो कि C पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और वहीं पे डिफ्लेक्शन मेरा मैक्सिमम आ रहा है, तो उस पॉइंट पे मेरा dy बाई dx क्या निकलेगा? जीरो। प्रैक्टिकल सी बात है। अब तो dy बाई dx का इक्वेशन कहां है? ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में हम जहां जहां पे dy बाई dx है वहां पे मैं पुट करता हूं जीरो, और जहां जहां x है वहां पे मैं पुट करता हूं l बाई टू,
तो मेरा C1 जो है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, EI dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू WX स्क्वायर बाई 4 WX स्क्वायर बाई 4 प्लस C1। अब जहां जहां dy बाई डी एक्स है वहां 0 पुट करो, EI इंटू 0 W बाई 4 इंटू जहां जहां पे x है वहां पे L बाई 2, तो यहां पुट करो L बाई 2 का स्क्वायर प्लस C1। क्लियर है ये चीज। नाउ तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं W बाई 4 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां लिखेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, तो C1 इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा C1 जो है निकल के आ चुका है। कितना निकला, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16। तो C2 कितना निकला है, 0। C2 ये मेरा 0। अब C1 मेरा कितना निकला, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16। तो अब हम लोग जहां जहां पे C1 है वहां पे C1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जहां जहां पे C2 है वहां पे C2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगर ये स्टेप हमारा 7 था, तो स्टेप नंबर 8 में हम क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन गिवन इक्वेशन। इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या था, 2 गिवन इक्वेशन था। एक हमारे पास था इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन और एक था हमारे पास इक्वेशन फॉर स्लोप। ये दोनों गिवन इक्वेशन था हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन में जहां C1 है वहां C1 की वैल्यू, जहां C2 है वहां C2 की वैल्यू। तो C1 और C2 की वैल्यू को चलो पुट करो। तो सबसे पहले पुट करेंगे तो निकलेगा EI, पहले हम स्लोप वाले में पुट करते हैं, तो EI dy बाई डी एक्स, तो WX स्क्वायर बाई 4, देख लीजिए W EI dy बाई डी एक्स WX स्क्वायर बाई 4 प्लस C1, प्लस C1 के जगह पे लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि C1 की वैल्यू है माइनस WL स्क्वायर बाई 16, तो ये आ जाएगा माइनस WL स्क्वायर बाई 16। इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, यही हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया बेसिकली फाइनल इक्वेशन फॉर स्लोप। ये हमारा क्या निकल गया, फाइनल इक्वेशन फॉर स्लोप। नाउ सिमिलरली दूसरा डिफ्लेक्शन वाले में पुट करते हैं, जो हमारा ये था EI इंटू वाई, यहां लिखते हैं EI इंटू वाई इज इक्वल्स टू WX क्यूब अपॉन 12, देखो EI इंटू वाई WX क्यूब बाई 12 प्लस C1X, प्लस C1X के जगह पे क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, माइनस WL स्क्वायर बाई 16 इंटू एक्स प्लस C2 की वैल्यू तो 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अब आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, यही आपका निकल गया क्या, ये आपका निकल गया फाइनल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। फाइनल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन, तो ये मेरा निकल गया फाइनल इक्वेशन फॉर स्लोप और ये निकल गया फाइनल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। तो अब हमको कुछ करना नहीं है, अब हमको जिस भी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछेगा हमको बस इस इक्वेशन में वो x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर देना है और मेरा मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करते हैं जो भी अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 9 होगा आई गेस। स्टेप नंबर 9 में हम फाइंड करते हैं सबसे पहले मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा हमारा क्वेश्चन में, सेंटर पे बिल्कुल आएगा, क्योंकि लोड सिर्फ से एक ही लोड है जो कि सेंटर पे लग रहा है। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, L/2। अगर x की वैल्यू L/2 पुट करेंगे तभी ये सेक्शन हमारा सेंटर पे आएगा।
तो अगर हम टू फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो हमारा x की वैल्यू क्या होगा, L/2 होगा। तो अब आप क्या कीजिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां L/2 पुट कीजिए, और सेंटर जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है C। तो डिफ्लेक्शन कहां पे निकलेगा हमारा, सेंटर पे। तो यहां हमारा जो निकलेगा वैल्यू इसमें, तो फाइनल इक्वेशन डिफ्लेक्शन का क्या, यही वाला है। अब इसमें जहां जहां x है वहां L/2 पुट कीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो EI इंटू वाई, वाई कहने का मतलब है C, यहां C लगाने का मतलब मैं सेंटर पे निकाल रहा हूं, या C पॉइंट को मैंने दिखाया था। अब यहां पे W/12 इंटू x के जगह पे x क्यूब है, x क्यूब के जगह पे L/2 का क्यूब माइनस WL² इंटू L/2। देखेंगे x के जगह पे L/2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको y एट c, या कह सकते हैं इसको हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y एट c बोलेंगे, या इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ही लोड है सेंटर पे तो y मैक्स भी कहेंगे। सॉल्व करके देखिए, कैलकुलेटर सब लोग के पास आई गेस अवेलेबल होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, WL³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, इंटू 12। ये वैल्यू आ जाएगी 96 माइनस WL³ अपॉन 32, 16×2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूं। तो मेरा क्या आ जाएगा, EI Y मैक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, कहां गया, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा हमारे पास। 96 और 32 का एलसीएम लेंगे तो 96, है ना। अब तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं 96, तो ये कितना आ जाएगा, WL³ माइनस कितना आ जाएगा, 32 तिहाई, ये आ जाएगा 3WL³ आ जाएगा। तो EI Y मैक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 2WL³ अपॉन 96, ये कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा 48। तो Y मैक्स मेरा क्या निकलेगा, माइनस WL³ अपॉन 48, और ये EI जब इधर आएगा ये मैं लिख सकता हूं, Y मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस WL³ अपॉन 48 EI। देखिए, माइनस कहने का सिंपल सा मतलब है कि डिफ्लेक्शन हमारा कहां हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। माइनस के लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, माइनस कहने का मतलब है कि डिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली Y मैक्स मेरा क्या निकल गया, WL³ अपॉन 48 EI। अक्सर ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो और अगर उसके सेंटर पे कोई पॉइंट लोड लग रहा हो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आता है। तो याद रखिएगा वो कितना आता है, वाई मैक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा वाई मैक्स इज इक्वल्स टू WL³ अपॉन 48 EI। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उसके सेंटर पे कोई पॉइंट लोड लग रहा हो, तो उसके वजह से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वो क्या आता है, तो वो आता है WL³/48 EI। अब जब मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो अब आपको इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला y मैक्स इज इक्वल WL³/48 EI। माइनस को याद रखने की जरूरत, माइनस का मतलब सिर्फ है कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब W के जगह पे कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे W के जगह पे दिया हुआ है मान के चलो 10 न्यूटन या किलो न्यूटन, लेंथ के जगह पे दिया हुआ है 2 मीटर या 3 मीटर, E और I की वैल्यू, यंग्स E का मतलब होता है यंग्स मॉडुलस, I का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी को हम लोग कहते हैं EI को ही हम लोग कहते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। याद रखिएगा, इसी EI को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, यही है हमारा फ्लेक्सुरल EI। तो
हमको EI की वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बस आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करना है और आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। आपको पूरा डेरिवेशन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन तभी आप ड्राइव करेंगे जब आपको केस बोलेगा, जब आपको लोड की वैल्यू नहीं दी हुई होगी, W के टर्म में दिया हुआ होगा, लेंथ की कोई वैल्यू, तब आप इस टाइप से ड्राइव करेंगे और आप इस टाइप से पूरा फाइंड करके निकालेंगे। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर W के जगह पे कोई वैल्यू दे देगा, लेंथ कुछ दिया रहेगा, तो पूरा ड्राइव नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूला को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है आपको निकलने आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम स्लोप। तो मैक्सिमम स्लोप हमारा क्या होता है? मैक्सिमम स्लोप हमारा कहां पे होता है? एट सपोर्ट होता है। मैक्सिमम स्लोप हमारा कहां पे निकलता है? सपोर्ट पे। दैट इज x की वैल्यू 0। x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो हमारा मैक्सिमम स्लोप जो है निकलेगा। अब स्लोप का जो इक्वेशन हमारे पास है, देखिए स्लोप का इक्वेशन हमारे पास कहां निकला है? यही हमारा फाइनल इक्वेशन स्लोप का निकला है। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे हम? देखो EI dy/dx। हम स्लोप कहां पे निकाल रहे हैं बाबू? A पॉइंट पे, मतलब सपोर्ट A सपोर्ट पे हम निकाल रहे हैं स्लोप। EI इज इक्वल्स टू क्या है? देखो WX³/4 W इंटू 0/4। x की जगह पे 0 पुट करेंगे क्योंकि सपोर्ट A पे आने का मतलब है सेक्शन हमारा A पे आ गया, और माइनस WL²/16, माइनस WL²/16। उसके साथ तो कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली जब हमने सॉल्व किया तो क्या निकल गया? dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस WL²/16 EI। ये EI इधर चला गया, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस WL²/16 EI। तो मैक्सिमम स्लोप कितना निकल गया हमारा? इतना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना निकल गया हमारा? इतना। अब आप बोलिएगा सपोर्ट B पे सर कितना आ रहा है हमारा? सपोर्ट B पे हमारा कितना आ रहा है, उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो x की वैल्यू L पुट कर दीजिएगा जब B पे आपको स्लोप निकालना होगा। तो लेकिन नहीं, इस केस में नहीं करेंगे x की वैल्यू L। क्यों बता रहे हैं? इसलिए x की वैल्यू हम L नहीं करेंगे। जैसे आपने क्या बोला, मैं कहना क्या चाह रहा हूं पहले वो समझिए। A पॉइंट पे तो आपको मालूम चल गया स्लोप कितना आया, WL²/16 EI। B पॉइंट पे फिर कितना आएगा? B सपोर्ट पे कितना आएगा? देखिए ये लोड कहां पे लग रहा है? बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है। तो ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री कहने का मतलब लोड बिल्कुल सेंटर पे है, तो उसके वजह से ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम सिमेट्री जितना स्लोप हमारा A पे आएगा उतना ही स्लोप हमारा B पे आएगा, क्योंकि लोड बिल्कुल सेंटर पे, सेंसर से अगर हट के लगता तो फ्रॉम सिमेट्री का केस नहीं होता। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो यहां लिखेंगे क्या? एट सपोर्ट B क्या लिखेंगे हम लोग? ड्यू टू सिमेट्री हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि लोड हमारा बिल्कुल सेंटर पे है तो स्लोप एट A इज इक्वल्स टू स्लोप एट B हो जाएगा। क्योंकि लोड बिल्कुल सेंटर पे है तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री स्लोप एट A इज इक्वल्स टू स्लोप एट B हो जाएगा। तो मालूम ये चला कि dy/dx एट A जो हो जाएगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? WL²/16 EI। ठीक है, ये हमारा हो जाए। ये ऐसा मैं इसलिए किया क्योंकि सिमेट्री की वजह से, कि लोड बिल्कुल सेंटर पे था तो सिमेट्री के प्रोसेस को हमने फॉलो किया, तो जितना A पे बाय डिफॉल्ट उतना ही स्लोप हमारा B पे निकल गया। तो ये हमारा स्लोप एट B और ये हमारा स्लोप एट A। तो स्लोप को या तो मैं dy/dx या तो मैं थीटा से भी इंडिकेट कर सकता हूं, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट यही था ओवरऑल डिस्कशन हमारा आज के लिए। आई होप सो कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। इवन अगर आपको कोई डाउट अभी भी है आप पूछ सकते हैं कहां पे चीजें क्या नहीं समझ में आई है। थोड़ा वीडियो लेंदी जाएगा आज अब के बाद, क्योंकि बड़ा केसेस हम लोग को देखना है, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाए। इसके लिए आपको प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहेंगे तभी आप देख पाएंगे। क्लियर है? और इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।